दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ नई अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारी नई ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है जिससे कि हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। इस नई मिसाइल के आ जाने के साथ हम अब ये बात करेंगे कि ये कैसे हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और हमारे HAL रुद्रा हेलीकॉप्टर को और ज़्यादा पावरफुल बना देगी। और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्यों अभी हमें सुपर स्कोई अपग्रेड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिसमें हमारे सुकोई 30 MK फाइटर जेट को और ज़्यादा एडवांस बनाया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश ने हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की है। इस टेस्ट फायरिंग में इस मिसाइल को डायरेक्ट एंड टॉप अटैक मोड में टेस्ट किया गया है। इसके फ्लाइट ट्रायल्स को जुलाई 15 और जुलाई 16 में किया गया था। इसे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर ओडिशा में किया गया था। इस नाग मिसाइल को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत दुश्मन के टैंक्स को भी तबाह कर सके और ये सभी वेदर कंडीशंस में काम कर सके और ये डे एंड नाइट दोनों कंडीशंस में काम कर सके। इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर बताई जा रही है और इसकी मैक्सिमम रेंज कुछ मीडिया आउटलेट्स 4 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन जो पहले से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इसकी मैक्सिमम रेंज 8 किलोमीटर होगी। ये एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास मिसाइल है, जो कि एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती है और ये लॉन्च होने के बाद भी टारगेट के ऊपर लॉक कर सकती है। इस मिसाइल को एक नाग मिसाइल कैरियर से फायर किया गया था। ये नाग मिसाइल कैरियर एक टाइम पर 6 कॉम्बैट मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। तो चलिए अब इस मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मिसाइल की कौन सी खूबियां हैं। ध्रुवास्त्र मिसाइल नाग मिसाइल का एक एयर लॉन्च्ड वर्जन है जिसकी एक्सटेंडेड रेंज है। ये एक ट्विन ट्यूब स्टब विंग माउंटेड लॉन्चर से फायर की जाती है, जो कि HAL रुद्रा हेलीकॉप्टर और HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाए जाएंगे। इस मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो ये नाग मिसाइल से डिफरेंट है। ये नाग मिसाइल से स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। इस मिसाइल को एक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर गाइड करता है, जो कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में भी काम कर सकता है। 2011 में इस मिसाइल का पहला ग्राउंड लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल को लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट किया गया था। इस मिसाइल को जब लॉन्च किया गया था तब इसको कोई और टारगेट दिया गया था और उस टारगेट को इस मिसाइल को देने के बाद इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन जब ये मिसाइल हवा में थी तब इसको एक नया टारगेट दे दिया गया था, जिससे कि मिसाइल ने सक्सेसफुली एक्वायर भी किया था और उसके ऊपर लॉक भी किया था और उस टारगेट को इस मिसाइल ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जब इस टेस्ट में इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था तब इस मिसाइल को टारगेट की तरफ लॉन्च किया गया था, लेकिन जब ये मिसाइल टारगेट के करीब पहुंची थी तो जो इस मिसाइल ने इमेजेस अपने ऑपरेटर को भेजी थी, जो कि एक 2 वे रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक की मदद से भेजी जाती हैं, जो कि एक कमांड वीडियो डाटा लिंक है, उसकी मदद से ऑपरेटर ने टारगेट को आइडेंटिफाई किया और इस मिसाइल को एक नया टारगेट दे दिया। इस नए टारगेट की लोकेशन इस मिसाइल के सीकर में फीड कर दी गई, जिसके बाद इस मिसाइल ने अपने नए टारगेट की तरफ होम इन कर लिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मिसाइल दोनों टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करती है। 2015 में ध्रुवास्त्र मिसाइल के 3 ट्रायल्स किए गए थे। इस मिसाइल को HAL रुद्रा से भी टेस्ट फायर किया गया था। ये मिसाइल 7 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्सेसफुल हुई थी। इस हेलीकॉप्टर से 3 मिसाइल को फायर किया गया था। इनमें से 2 मिसाइल सक्सेसफुल हुई थी और 1 मिसाइल फेल हो गई थी। इसके बाद DRDO ने इस मिसाइल का जो सीकर है उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाने का फैसला ले लिया। इस मिसाइल के सीकर की रेजोल्यूशन को 640 बाय 512 पिक्सल रेजोल्यूशन तक कर दिया गया था। ओरिजिनली इस मिसाइल के सीकर की रेजोल्यूशन 128 बाय 128 पिक्सल थी। 2018 में हेलिना मिसाइल या ध्रुवास्त्र मिसाइल को HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से टेस्ट किया गया था। DRDO और इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल को 7 to 8 किलोमीटर की रेंज तक टेस्ट किया हुआ है। इस मिसाइल को अब नया नाम ध्रुवास्त्र दे दिया गया है। ये इस मिसाइल के आ जाने के बाद अब हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और HAL रुद्रा हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले जैसे कि हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अभी जो हमारे HAL रुद्रा हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहे हैं वो बिना किसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ऑपरेट कर रहे हैं। और अब इस टेस्ट के बाद ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि ये मिसाइल अब पूरी तरह तैयार है और ऐसा हो सकता है कि इस मिसाइल को प्रोडक्शन में भेज दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी चाइना के साथ हमारी स्थिति चल रही है तो इस मिसाइल को बहुत जल्दी ऑपरेशनल कर हमारे हेलीकॉप्टर के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये मिसाइल इतनी पावरफुल मिसाइल है और इतनी केपेबल मिसाइल है कि ये चाइना के टैंक्स का बहुत अच्छी तरह मुकाबला कर सकती है और उनके आर्मर को भी भेज सकती है।
चाइना ने वहां पर अपने लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया हुआ है और उन टैंक्स को हमारी ये मिसाइल बिल्कुल भेद पाएगी। यही कारण है कि इस मिसाइल की सक्सेसफुल डेवलपमेंट हमारे लिए इतनी बड़ी अपडेट है। तो चलिए अब हमारी अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों हमारा सुपर सुखोई अपग्रेड प्लान जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाना चाहिए और कैसे ये प्लान हमारा चाइना के अगेंस्ट बहुत काम आ सकता है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि चाइना अपने सुखोई 35 फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा है। सुखोई 35 फाइटर जेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे Su-30M के फाइटर जेट से ज़्यादा सुपीरियर है और इसके साथ ही उन्होंने अपने J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप किया है जिसमें उन्होंने AESA रडार जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है। लेकिन उस एयरक्राफ्ट के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे सुखोई 30M के फाइटर जेट के मुकाबले में सुपीरियर होगा या नहीं, लेकिन फिर भी ये बात तो पक्की है कि उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। यही कारण है कि अभी हमारे सुखोई 30M के फाइटर जेट को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हमारे पास सुखोई 30M के फाइटर जेट की बहुत बड़ी फ्लीट है और इस फाइटर जेट को रेलेवेंट रखने के लिए इसे टाइम पर अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है। अभी हमने 36 राफेल फ्रांस से खरीदे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी गिनती में नहीं है कि वो बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सके। अभी हाल की स्थिति में तो वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जितनी बड़ी हमारे पास सुखोई 30M के फाइटर जेट की फ्लीट है तो इन्हें भी अपग्रेड करना बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी फ्लीट अगर हमारी 4.5+ जनरेशन लेवल पर आ जाए तो ये हमारे दुश्मनों के अगेंस्ट बहुत बड़ा डेटरेंट हो सकता है। सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम में हमारे देश के सुखोई 30M के फाइटर जेट को सुखोई 35 स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया जाएगा। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इस अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट के इंजन को भी रिप्लेस किया जाएगा। रशिया ने ऑफर किया था कि वो इस अपग्रेड में AL-41F इंजन को लगा सकते हैं जो कि सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। लेकिन इसके पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती है कि इस एयरक्राफ्ट में नया इंजन लगाया जाए। हमारा पहला जो AL-31 इंजन है जो कि सुखोई 30M के फाइटर जेट में लगाया जाता है, उसके साथ कुछ सर्विसेबिलिटी इश्यूज हैं। इसके साथ ऐसी शिकायतें हैं कि इस एयरक्राफ्ट इंजन को ओवरहॉल के लिए सीधा रशिया भेजना पड़ता है और इसके कारण हमारे एयरक्राफ्ट की सर्विसेबिलिटी में बहुत इशू आते हैं और हमारी एयर फ्लीट भी टाइम पर अवेलेबल नहीं रहती है। इसके साथ ही इस नई अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट में नया AESA रडार लगाया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें जहाँ तो जक AESA रडार लगाया जाए और जहाँ इसमें बायल का रडार लगा दिया जाए। बायल का रडार सुखोई 57 फाइटर जेट में लगाया गया रडार है, जिससे कि इतना केवल बताया जाता है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। अभी हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारी एयरफोर्स इस प्लान को लेकर इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो चाहती हैं कि जो सुखोई 57 फाइटर जेट में टेक्नोलॉजीज लगी हैं वो टाइम पर मैच्योर हो जाएं और उन्हीं टेक्नोलॉजीज को हमारे सुखोई 30M के फाइटर जेट में लगाया जाए। इस नई अपग्रेड में इस फाइटर जेट के जो फ्लाइंग आवर्स हैं उन्हें 6000 घंटों तक बढ़ा दिया जाएगा और इसके एयर फ्रेम में भी इम्प्रूवमेंट की जाएंगी, जिसकी वजह से ये सुखोई 35 फाइटर जेट के जैसे ही कंपेरेबल हो जाएगा। इसमें चेसिस व्हील्स ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि ये पॉसिबल है कि इसमें एक नया अपग्रेड इंजन लगाया जाए जिसमें 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज हो। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में हमने ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्रा मिसाइल को इंटीग्रेट कर लिया है, जिसकी वजह से ये फाइटर जेट और ज़्यादा केपेबल हो गया है। इसमें नए मॉडर्न डिजिटल वेपन कंट्रोल सिस्टम को भी लगाया जाएगा जिसमें एडवांस्ड एंटी जैमिंग फीचर होगा। इसके साथ ही इसमें हम एक इजरायली एल्बिट Su-967 हेड अप डिस्प्ले लगा सकते। इसके साथ ही इसके फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर को भी अपग्रेड किया जा सकता है। इसके फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर में क्वाड्रपल रिडंडेंसी लगाई जा सकती है। क्वाड्रपल रिडंडेंसी वाले फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर के लग जाने के साथ इस एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और अगर इसके फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर में कुछ खराबियां आती हैं तो जो उसमें रिडंडेंसी लगाई जाएंगी उसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट काम करता रह सकेगा और उसकी क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके साथ ही इससे पहले हमने एक वीडियो में ये भी बात की थी कि हमारे DRDO और HAL के पास भी ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जिसकी मदद से हम इस एयरक्राफ्ट को इंडिजिनसली अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादातर ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो कि हम इसकी अपग्रेड में लगा सकते हैं और वहीं अगर हम हमारे AESA रडार उत्तम की बात करें तो उसको भी इस एयरक्राफ्ट में फिट करने के लिए बड़ा किया जा सकता है, यानी कि उसे स्केल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वो रडार तैयार नहीं है और अगर हमने इस अपग्रेड को जल्दी शुरू करना हो तो उस रडार को इस एयरक्राफ्ट में नहीं लगाया जा सकेगा।
और यही कारण है कि जैसे चाइना की कैपेबिलिटी बढ़ रही है और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो हमें भी हमारी सुपर सुखोई अपग्रेड को जल्दी से आगे बढ़ाना होगा, जिससे हमारे ज़्यादातर फाइटर जेट्स ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले हो जाएं। अगर हमारी सारी सुखोई 30 MKI की फ्लीट को इस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाता है, तो हमारा ये सुपर सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट अगले 10 से 20 सालों तक टेक्नोलॉजिकली रेलेवेंट रह सकेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।